अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। अमेरिका में बाकायदा तौर पर इक़्तिदार की तब्दीली हो गई है, यानी सदर ट्रंप ने अपनी कुर्सी संभाली है। अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहती है, बल्कि इसके असरात दीगर जो ममालिक हैं उनके ऊपर भी होते हैं। और अगर ट्रंप के मिजाज को, उनके पहले दौर को और फिर अभी जो फैसले लिए गए हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू उनको देखा जाए तो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ राय और रद्द अमल भी पाए जाते हैं इसके ऊपर। कहीं पर कन्फ्यूजन, क्यूरियोसिटी है, कहीं तशवीश है और कहीं काफ़ी उम्मीदें भी हैं ट्रंप साहब के अमेरिका की सदारत संभालते ही। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह के फ़ैसले किए हैं इक़्तिदार में आके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स किए जो कि बड़े मुतनाज़ भी रहे, जिसमें WHO और माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक पेरिस माहिदे से दस्तबरदार होना हो, या फिर कैपिटल हिल के जो मुजरिमान थे उनको माफ़ कर देना हो, इस तरह के दीगर जो इक़दामात लिए हैं। फिर गुज़श्ता रात जो उन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम से ख़िताब किया, उससे भी बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक इसको मुख्तलिफ नज़रिए से देख रहे हैं। और सवाल सबके जहनों में यही कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें एक बड़ी तब्दीली वाज़े तौर पर नज़र आ रही है पहले से। ये तब्दीलियाँ, ये इक़दामात दीगर ममालिक पर और उनकी सियासत पर क्या असर छोड़ सकते हैं, अपने तज्ज़ियाकारों से आज हम यही जानते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं, फ़खर दुरानी साहब और फैसल वरायत साहब भी खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़खर, आपसे शुरू करते हैं, बताइएगा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि ट्रंप के इक़दामात या ट्रंप का जो सदारत है वो किस तरह से असरअंदाज हो सकता है मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर और अक़वाम आलम के ऊपर इन जनरल? शुक्रिया अलीना। देखें, जो ट्रंप की पूरी इलेक्शंस कैंपेन है उसके दौरान देखें या अभी तक जो उन्होंने इक़दामात उठाए हैं उससे ये तो वाज़े हो रहा है कि जो ट्रंप अगले 4 साल होंगे उसमें पैसिव अग्रेसिव जो उनकी एक डिप्लोमेसी की पॉलिसी होगी वो उसी को जारी रखेंगे। ख़ास तौर के ऊपर अगर अब जो आपने 42 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का भी वो मेंशन किया है, जिसमें काफ़ी सारी ऐसे भी मामलात हैं जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, उसके साथ साथ जो फ़ॉरेन रिलेशंस के हवाले से हैं उसके वो देखा जाए। और फिर जो अभी इक़दामात किए गए हैं कि आर्जी तौर के ऊपर उन्होंने तमाम तर जो फ़ॉरेन एड्स के हवाले से वो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, उनको रिव्यू किया जाएगा, फिर उसके बाद वो किया जाएगा। तो ये जो ट्रंप की तरफ से इक़दामात किए जा रहे हैं ये आज से नहीं है, उनका जो पहला दौर है उसमें भी उन्होंने इसी तरह किया था। वो जो उनका एक जब ये बाइडन इंतज़ामिया थी, जब ये इलेक्शंस के लिए इन्होंने अनाउंस किया था फरवरी 2024 में, बाइडन इंतज़ामिया ने जो अमेरिकी सेनेट है उससे कोई $95 बिलियन का एक फ़ॉरेन एड का बिल मंजूर कराया था, जिसमें कोई $60 बिलियन यूक्रेन की वॉर के लिए उसको असिस्टेंस का था। उसमें तकरीबन कोई $16 अरब इसराइल की मिलिट्री असिस्टेंस के लिए था, बाकी भी कुछ ममालिक के लिए था। तो जब ये सेनेट से मंजूर कराया गया था तो उस टाइम जो ट्रंप है उन्होंने अपने जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी ट्रूथ, उसके ऊपर ये अनाउंस किया था कि जो अमेरिकन जो एड है या असिस्टेंस है उसको ये हम एक तो ये है कि उसको हम अटैच करेंगे कि नो स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होगा, कि आपको ख़ुद भी उसमें एक तो कंट्रीब्यूट करना होगा। और फिर दूसरा जो ट्रंप का पूरी इलेक्शन कैंपेन थी वो अमेरिका सेंट्रिक थी, कि अमेरिका कोई भी अब वो काम नहीं करेगा दूसरे ममालिक की इमदाद के हवाले से हो कि जिसमें अमेरिका को फ़ायदा ना हो। और फिर उसका जो ख़ास तौर के ऊपर अमेरिकी मईशत के हवाले से था, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो विड्रॉल काफ़ी सारे जो उन्होंने अनाउंस किया था, चाहे वो पेरिस मुआहदा हो या बाकी हो, तो माजी में भी इन्होंने वो किया। UNHCR से इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर जब ये UN में विड्रॉ किया था और ये कह के विड्रॉ किया था कि इसका UNHCR का बायस्ड है, प्रूवन बायस्ड है इसराइल की तरफ, इसराइल के ख़िलाफ़, तो इसलिए हम उससे विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो एक अब्रप्ट उसकी पॉलिसी होती है वो मैं समझता हूँ काफ़ी जो है वो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और जो दीगर ममालिक हैं उनके ताल्लुकात के हवाले से। और फिर उसका जो ट्रंप की अपनी एक सियासत है और जो एक उनका अंदाज़ है, तर्ज़ सियासत है, वो हमेशा से जो ह्यूमन राइट्स हों या जो डेमोक्रेसी हो वो उसको पसंद कम करते हैं, जबकि डिक्टेटर्स हों या जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हों उनके ज़्यादा ये हमेशा उनको ना सिर्फ ये पसंद करते हैं बल्कि अपना पब्लिकली उसका इजहार भी करते हैं। अच्छा, कथा कलामी की माज़रत, फ़खर अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो सकें, ये तो अब अंडरस्टूड है आई थिंक इस पॉइंट के ऊपर कि असर तो होगा ही होगा और तब्दीलियाँ आएंगी, लेकिन वो स्पेसिफिक
और कहाँ पर ज़्यादा आपको लगती हैं, उसको अगर ज़रा डिफाइन कर सकें। देखिए, यूरोप के हवाले से है, यूरोपियन जो है वो टोटली रिलाई कर रहे थे हमेशा से अमेरिका के ऊपर। नेटो में भी ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन होता था वो अमेरिका की तरफ से होता था। ट्रंप ने ये ऐलान किया कि हम अब ये जो नेटो, क्योंकि यूरोप की जो प्रोटेक्शन के हवाले से है, उस पर अब अमेरिका के ऊपर ज़्यादा रिलाई करने की बजाय अब इनको भी कंट्रीब्यूट करना होगा, इनको फ़ंड करना होगा। इसी तरह कनाडा के हवाले से है, वो कहते हैं $200 अरब हम इनकी सिक्योरिटी के ऊपर वो करते हैं। अब कनाडा को हम अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो वो उसको कंट्रीब्यूट करना होगा। ये जो उनके अपने पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ कुछ इस तरह के, या जो इनके सबसे ज़्यादा क्लोज अलाइज थे उनके हवाले से है। फिर जो एक पॉलिसी इन्होंने टैरिफ के हवाले से वो की है, उसके बाद शायद ये जो ट्रेड जो वॉर है या इकोनॉमिक वॉर है उसके हवाले से भी खदशात का इजहार किया जा रहा है। जहाँ तक जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करें तो वो सबसे ज़्यादा जो अमेरिका में ख़ासतौर के ऊपर जो डेमोक्रेट्स की हुकूमत आती है, वो चाहे वो उनके कुछ जो ममालिक हैं उनके लिए पॉलिसीज़ में कुछ अपना टिल्ट होता है, लेकिन उसके अलावा वो ज़्यादातर ममालिक में हमेशा से ह्यूमन राइट्स बहुत अहम बात की। मैं चाहूँगी अगर हमारे पास वक्त हो तो इसके ऊपर हम दोबारा आएँ, लेकिन इरशाद भट्टी साहब, अगर खालिस्तान सियासत की बात की जाए तो हमारे मुल्क में भी बहुत सी उम्मीदें थी सियासी जमातों की ट्रंप के इक़्तिदार से। क्या आपको लगता है वो उम्मीदें बर आएंगी? और आप ओवरऑल कैसा देख रहे हैं स्ट्रैटेजी ट्रंप की दुनिया के लिए? मैडम शेख, आला हज़रत ट्रंप साहब का सुनहरी दौर, जिसको उन्होंने सुनहरी दौर का जमहूरियत की फ़तह कहा है, और कहा है कि कोई नहीं जान सकता था, कोई नहीं तवक्को कर रहा था कि मैं दोबारा सदर बनूंगा, और मैं बन गया। सुनहरी दौर का आगाज़ हो चुका है। अमेरिका फ़र्स्ट का आगाज़ हो चुका है। अगले 4 साल दुनिया को ट्रंप साहब के साथ रहना होगा, ट्रंप साहब को भुगतना होगा। गैर रवायती सियासतदान, गैर रवायती सदर, कुछ भी, कहीं भी, कभी भी हो सकता है। दूसरा इसका पॉइंट है कि फ़र्क किस पे पड़ेगा। यूरोप पे डेफिनेटली पड़ेगा, चीन पे पड़ेगा, ईरान पर पड़ेगा, अफ़गानिस्तान पर पड़ेगा, पाकिस्तान पर पड़ेगा और कनाडा पर पड़ेगा। ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट ही हैं, और ये अगले 6 महीनों में आप पॉलिसियाँ देख सकती हैं कि हमारे इन जो जितने मुल्कों के नाम लिए इन हवाले से क्या क्या हो सकता है। मैडम शेख, अमेरिका के बहुत बड़े, यानी पहले कर लेते हैं कि ट्रंप साहब ने आते ही, जैसे सबको मालूम है कि बाबा बाइडन के 78 हुक्मनामे मनसूख कर दिए। अमेरिका में 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। पैदाइशी अमरीकी हक ख़त्म, सख्त इमिग्रेशन कवानीन, पार्लियामेंट पर, अपनी पार्लियामेंट पर हमले के तमाम मुजरमों को माफ़ी, WHO से इलैदगी, आलमी इदारा से, यूरोप नेटो के हवाले से सख्त पॉलिसी, चीन के हवाले से सख्त इक़दामात, पेरिस माहौलियाती मुआहदे से दस्तबरदारी, अफ़गानिस्तान हमारा छोड़ा हुआ असला वापस करे और इनकी इमदाद बंद करो, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ। अमेरिका के बहुत कोई 18 के करीब कारोबारी ऐसे हैं हजरात जो ट्रंप साल अमेरिका से बाहर कारोबार करने का सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ट्रंप साहब के 4 साल है, इसमें अब यहाँ कारोबार क्या करना, बाहर कहीं कारोबार करते हैं। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमने ट्रंप के ख़िलाफ़ कुछ ना किया तो कुचले जाएंगे, यूरोप क्रश हो सकता है। यूरोपी मसनूआत पर ज़्यादा महसूलात लगने जा रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप साहब की गुफ्तगू हुई है, मुबारकबाद दी सऊदी क्राउन प्रिंस ने, और साथ ही सलामी दी $600 अरब के सरमायाकारी की। खलीज, मैक्सिको का नाम खलीज अमेरिका होगा, पैनामा कैनाल हमारी है, कनाडा के खिलाफ मुआशी कार्ड इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिको सरहद पर दीवार और फ़ौज तैनात, अपनी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद और मुसलसल तनकीद। और 2 जिन्स जो उन्होंने कहा था उसमें उनसे चर्च में वो जब गए तो उन पे कहा गया कि रहम करें जनाब सदर, नज़रसानी इस पर करें। अब मैडम शेख, आखिरी बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि दुनिया के लिए ट्रंप साहब के 4 साल बड़े रोलर कोस्टर की तरह हो सकते हैं। वो जो एक होती है कभी नीचे तो कभी ऊपर, क्योंकि उनके जितनी भी तैनातियाँ हैं वो सारी हार्ड लाइनर हैं। स्टीफन मिलर हैं, सख्त इमिग्रेशन के हामी हैं। एलोन मस्क साहब को आप जानती हैं, उन्होंने हिटलर के अंदाज में सलाम कर चुके हैं। फॉक्स न्यूज़ के साबिक मेज़बान जो हैं पीट हगस्त, उनको आप जानती हैं, वो भारत नवाज हैं, पाकिस्तान मुखालफ हैं।
और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो जो भारत नवाज हैं, पाकिस्तान मुखालिफ हैं, और माइक वाल्टर्स पाकिस्तान पर तनकीद करने वाले कौमी सलामती के मशीर रखा है उन्होंने। तुलसी गबार्ड, ठीक है, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, इसराइल नवाज, भारत नवाज, पाकिस्तान। ये रोलर कोस्टर गुड रोलर एक्सपीरियंस होगा, रोलर कोस्टर बुरा एक्सपीरियंस है आपके ख्याल में? जी जी नहीं, अनइवन होगा, कुछ किसी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, किसी के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा। और जो आखिरी एक जॉन रेडक्लिफ, ये डायरेक्टर CIA हैं, ये चीन और ईरान के बड़े सख्त नाकद हैं। तो ये जो यूरोप, चीन, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कनाडा, ये रडार पर होंगे अगला जो पहला साल होगा ट्रंप साहब का। और खलीजी ममालिक के लोग ट्रंप साहब के बहुत करीब होंगे, UAE, सऊदी अरब। सर, और मैंने आपसे जो सवाल किया था वैसे उसका आपने जवाब नहीं दिया। इस गिले के साथ मैं आगे बढ़ जाती हूँ। फैसल वड़ाइच साहब, आप क्या समझते हैं? फैसल वड़ाइच साहब, यहाँ से शुरू करते हैं कि आते ही साथ ट्रंप साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हों या 1-2 दिन में होने वाली तकरीरें, इससे पैगाम क्या जाता है और आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि इससे दुनिया पर क्या असर होगा और कहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इन्होंने आते ही 26 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए हैं। वैसे ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को उसी दिन आके साइन किया था। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स करते हैं, क्योंकि जो वादे करके आए होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, उन्होंने फौरी तौर पर कुछ बताना होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक मिजाज है, एक उनकी साइंस है जिसको वो अपनी आइडियोलॉजी बोलते हैं। इसके ऊपर उन्होंने 1987 में एक किताब भी लिखी थी, द आर्ट ऑफ डील। उसके मुताबिक, और जो इन्होंने अब तक काम किए हैं उसके मुताबिक आर्ट ऑफ डील ये है कि आपने मैडमैन पॉलिटिशियन बनना है या मैडमैन डीलर बनना है। ये एक थ्योरी है। इसमें आप बहुत अग्रेसिव होकर और बहुत बड़ी बड़ी और खौफनाक बातें करते हैं, अपने आप को नोटिस करवाते हैं और उस हद तक बात करते हैं कि लोग आपको सीरियस लेना शुरू करें। लेकिन जब आप ऑन टेबल आते हैं तो आप फिर उतने सीरियस नहीं होते, फिर आप रैशनल डिसीजंस लेते हैं। लेकिन आप दूसरों को एक दफ़ा परेशान कर देते हैं। देखो, अगर देखो, मैं तो ग्रीनलैंड लेने वाला हूँ, मैं तो पनामा लेने वाला हूँ, और इस बात से जब वो सारे हिल जाते हैं तो वो फिर आपकी डिमांड्स सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है, जो अब इनकी सेकंड टर्म है, इसको आप इस तरह समझें कि जो दुनिया में जितना अमेरिका पर डिपेंडेंट है, वो उतना अब परेशान है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका पे बहुत डिपेंडेंट नहीं है। हमारी जो सबसे अहम इशू है सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी अमेरिका ने पिछले 25 साल से पाकिस्तान को उसकी सिक्योरिटी असिस्टेंट बंद की हुई है। तो लिहाजा हम अपनी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत उस पर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत थोड़ा सा हमारा एक इकोनॉमिक और कुछ ट्रेड वॉल्यूम है, चंद मिलियन डॉलर का, वो है, और वो भी इतना नहीं है कि हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत हो। जो परेशानी की बात है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा पैदा की है। अमेरिका के दुश्मन उससे कम परेशान हैं और दोस्त उससे ज़्यादा परेशान हैं, बल्कि कुछ दुश्मन तो खुश हैं, जैसा कि रशिया ख़ास तौर पर, क्योंकि उसको अब उम्मीद है कि जो बाइडेन और जो लिबरल्स थे वो तो शायद जंग बंद ना करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये जंग बंद करना पड़ेगी, क्योंकि जो उसने कहा है कि 5% सारा यूरोप इसके लिए दे, नेटो के लिए। तो 5% तो ना पुर्तगाल दे सकता है, ना बाल्टिक स्टेट्स दे सकती हैं, ना ग्रीक दे सकता है, ना इटली दे सकता है। तो कैसे करेंगे ये? 5% तो वो नहीं देंगे, तो फिर क्या देंगे? तो लिहाजा वो हर सूरत वो उसको ये जंग इस तरह से ख़त्म करनी है जिसमें रूस एक वाज़े फातेह हो। तो नेम ऑफ द गेम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो जितना डिपेंडेंट है वो उतना वल्नरेबल हो गया है, और उसके दोस्त चूंकि उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं तो ज़्यादा परेशान हैं। अब देखिए, कनाडा से अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड उसकी कनाडा से है। 970 बिलियन डॉलर से ऊपर उसकी ट्रेड कनाडा से है। उसके बाद चाइना है। चाइना तो 600 बिलियन से कुछ ऊपर की उससे एनुअल ट्रेड करता है, जिसमें उसका वॉल्यूम जो कुल वॉल्यूम है। तो वो सबसे ज़्यादा धमकियां उस मुल्क को लगा रहा है जिससे उसका सबसे बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है कि कनाडा बहुत बड़े फ़र्क में हो, अब बहुत ज़्यादा फ़ायदे में हो। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जिस पे उसको परेशान होना पड़े, लेकिन उसको धमकियाँ लगा रहा है। पनामा जो है वो भी वहाँ से भी सबसे ज़्यादा 2016 में जब पनामा ने इसकी एक्सपेंशन की थी, तो उस वक्त से अब तक अमेरिकन गुड्स ही वहाँ से सबसे ज़्यादा आती हैं।
तो मुझे जो है ना इसकी मैडमैन पॉलिसी जो है इसकी लिमिट्स नज़र आ रही हैं। मैडमैन पॉलिटिशियन का मैडमैन थ्योरी की जो साइंस है वो ये है कि इसकी लिमिट्स भी हैं। आप इसको शुरू तो कर सकते हैं लेकिन इसके नतायज हासिल आप इसलिए अक्सर नहीं कर पाते क्योंकि अगर आपके मद्दे मुकाबल आपको सीरियस ले ले उन थ्रेट्स को, तो फिर वो उन थ्रेट्स के सिर्फ आपके अल्फाज के ऊपर अपने मयर्स भी ले लेता है। जब वो मयर्स ले लेता है तो फिर चूंकि आपने तो उससे कम पे जाके डील करनी होती है तो आप उसमें भी नाकाम हो जाते हैं। लिहाजा ये एक परेशानी की बात है। आप इसका असर देखें ना, अगर अब फ्रांस और जर्मनी जो कि यूरोप के बेसिकली सबसे बड़े और ताकतवर ममालिक हैं, अगर ये अपने डिफेंसेस अपने हाथ में ले लेते हैं और अमेरिका को बिल्कुल ऑफ द टेबल कर देते हैं, तो अमेरिका की तो सॉफ्ट पावर कम हो गई ना यूरोप के ऊपर। अब अमेरिका हर बात पे यूरोप हर बात पे अमेरिका को क्यों फॉलो करेगा? फिर वो चाइना की तरफ देखेगा, रशिया की तरफ देखेगा, अफ्रीका की तरफ देखेगा कि मैं इन ममालिक के साथ अपना पैक्ट करूं। तो लिहाजा मैडमैन थ्योरी की लिमिट्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ये, आई एम सॉरी टू से, वो एक हमाकत कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं ये अगर टाइम है तो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये क्यों। अगर मुख्तसर, मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा ले चुका हूँ। मुख्तसर ये कि आपको सिर्फ एक जगह पर देखना है कि इन्होंने इनॉग्रेशन से एक दिन पहले डोनाल्ड कॉइन लॉन्च कर दिया, ट्रंप कॉइन, और उसकी वैल्यू जो है उसका जो कुल वॉल्यूम था वो 6 से 9 बिलियन डॉलर तक चला गया। उसका बड़ा हिस्सा इन्होंने अभी अपने हाथ में रखा हुआ, यानी कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटों में 3 अरब डॉलर से ज्यादा खुद कमाए जाती तौर पर। ये कितना बड़ा साइन है कि ये शख्स और इसकी जो टीम है, ये ओलिगार्क्स हैं, ये अपने लिए काम कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए और दुनिया के उस तबके के लिए काम कर रहे हैं जिसे हम 1% ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें MBS भी है। तो ये सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं। उनकी साइंस ये है कि जब हमारे पास बहुत दौलत होगी तो हम फिर दुनिया में जिन कामों को अच्छा समझते हैं वो कर देंगे, वो कर सकेंगे। अच्छा, ग्रेटर सवाल तो ये भी है कि क्या ट्रंप इस थ्योरी के तहत अपनी तौर पर दुनिया या अपनी मर्जी से दुनिया चला पाएंगे? लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत है, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, आपने दिलचस्प बात कही कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है US के ऊपर। आई अंडरस्टैंड ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखें तो ये बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आके फंसता है। अगर IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को नहीं मिलता तो उसके लिए मसले पैदा हो जाते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक बड़ी फाइनेंसिंग करता है। अगर वहाँ से रुक जाते हैं मामलात और जिनका इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा धचका हो सकता है? देखिए, ये लिवरेज की बात है ना। आप वर्ल्ड बैंक को ना सिर्फ पाकिस्तान को कर्ज देते हैं बल्कि उस लिवरेज को फिर पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसलिए तो मैंने कहा कि मैडमैन पॉलिटिक्स की लिमिट है। अगर आप पाकिस्तान से वो एक लिवरेज भी अपनी वापस ले लेते हैं तो इट्स मीन कि आप पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े मुल्क को पुश कर रहे हैं अपने दूसरे कैंप में। तो लिहाजा ये थोड़ा सा लिवरेज रखना बड़ी पावर की मजबूरी भी होता है। ठीक है जी। मज़हर अब्बास साहब, सर आपकी क्या राय है? आप किस तरह से देख रहे हैं? पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज़ को हम देखें, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात ख़ास तौर पर, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर थे, उनसे मुतल्लिक भी बड़ी बातें की जा रही हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दौर है ये गुस्से से भरपूर होगा, इसलिए कि उन्हें गुस्सा है अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट पे। उन्होंने, आप देखें कि जो जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं, किसी पे रेपिस्ट का इल्ज़ाम है, किसी पे कोई कन्विक्ट रहा है, कोई जेल में रहा है, उन सारों को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लेके आ रहे हैं। तो डोमेस्टिकली ट्रंप जो है वो बहुत से इक़दामात करेंगे, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई मुझे बहुत गैर मामूली चीज़, अगर उन्होंने यूक्रेन की वॉर ख़त्म करवा दी, अगर उन्होंने फ़लस्तीन का मसला हल नहीं, लेकिन उनके दौर में अगर फ़लस्तीन में पीस रहा जिस तरह के लोग लेकर आ रहे हैं उससे तो नहीं लगता, तो ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की वैल्यू बहुत मुख्तलिफ होगी। डोनाल्ड ट्रंप को लोग, अगर वो एंटी वॉर, उनका एक रेपुटेशन उन्होंने अपनी बनाई है, तो वो रहते हैं या नहीं रहते ये देखना है। ईरान बड़ा क्रूशल होगा, ईरान की सूरत हाल बड़ी क्रूशल होगी। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरह के लीडर्स होते हैं, वो जर्नलिस्टों के लिए बड़े मज़े के होते हैं, क्योंकि उनकी कॉपीज़ बड़ी अच्छी बनती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी आती है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगी, गैर मामूली इक़दामात मिलेंगे आपको उसमें। फिर उनके पर्सनल कमेंट्स जो होते हैं
वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाते हैं। बहुत से लोग उसको मजाक में लेते हैं। जिस तरह एक ज़माने में हमारे यहाँ जो पीर पगाड़ा साहब थे, पहले पीर पगाड़ा थे, उनकी जो रेपुटेशन बन गई थी वो यही थी कि उनके जो जुमले होते थे वो एक बड़ी हेडलाइन स्टोरीज़ बन जाती थी। तो डोनाल्ड ट्रंप हेडलाइन स्टोरी हैं और डोनाल्ड ट्रंप हेडलाइन स्टोरी रहेंगे, लेकिन क्या अमली तौर पे जैसे कनाडा का मसला है, इमिग्रेंट्स का मसला है, मैक्सिको का मसला है, क्या उसमें अमली तौर पे वो वही करेंगे जो कह रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि जो वो कह रहे हैं वो वही करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। पाकिस्तान की प्रायोरिटी उनकी इस हद तक रहेगी कि पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप कितनी ज़्यादा बढ़ती है आगे, वहाँ वो अपना ज़ाहिर है जो अमेरिकन पॉलिसी है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो बहुत करीब हो और बहुत से ऐसे इक़दाम हों, तो वहाँ ज़रूर चेक एंड बैलेंस आएगा। लेकिन क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ट्रंप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे। ज़ाहिर है कोई ऐसी चीज़ होती है, उसका तरीक़ा मुख्तलिफ होता है, वो डायरेक्ट नहीं होता, वो तरीक़ा मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू जाता है, मैसेजेस जाते हैं जो आपके नीचे के लोग होते हैं। लेकिन डायरेक्टली क्या प्रेसिडेंट कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे, कहीं कोई क्वेश्चन हुआ तो उसके जवाब में ये बात कहेंगे, ये मेरा ख्याल है कभी कभार हो भी सकता है। अनप्रेडिक्टेबल आदमी है ना, तो अनप्रेडिक्टेबल आदमी से आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो दौर है एक गैर मामूली दौर होगा। ये दौर इसलिए गैर मामूली दौर होगा क्योंकि वो बहुत सी ताकतों को शिकस्त देकर आए हैं और उन्होंने उन चीज़ों को शिकस्त दी है। बहुत से लोग इसीलिए उसको प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे कि वो आएंगे, लेकिन एक अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट है, अनप्रेडिक्टेबल फैसले करेंगे। अच्छा, मुझे फैसल की बड़ी दिलचस्प बात लगी जब वो ये कहते हैं सादा अल्फाज में अपने लिए पैलेटेबल इसको बनाने के लिए कि ट्रंप धाड़ते हैं, काटने का जब वक्त आता है तो बड़ा सोच समझ के वो एक्शन लेते हैं। जो गरजते हैं वो उसी तरह बरसते नहीं। तो सर ये क्या जो वादे या उम्मीदें यहाँ पर डोमेस्टिकली हम लगा रहे थे ट्रंप से और जो अमेरिकन डायस्पोरा था पाकिस्तानी वो लगा रहा था ट्रंप से, वहाँ पर ये बात सादिक आएगी या नहीं? ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल एक डोनाल्ड ट्रंप टाइप के शख्स से ये तवक्को रख सकते हैं कि वो किसी भी तरीके से, किसी ने उस पर इस हवाले से क्वेश्चन कर लिया। मैं जल्दी से भट्टी साहब से पूछ लेती हूँ। भट्टी साहब, आपके इसके ऊपर क्या टेक हुए है, बस मुख्तसरन मुझे बता दीजिएगा। मैडम शेख, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होगी कि अगर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अमेरिका का कोई दबाव ना आया तो। ठीक है। फ़खर? अलीना, मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप के लिए जो पहला साल है उसके लिए कोई इतना टाइम होगा कि वो पाकिस्तान के बारे में सोचे। देखें, शुरू में जो डिस्कशन हुई ना कि पाकिस्तान और जो ट्रंप का इस टाइम जो फोकस है वो ट्रेड के हवाले से है और कि कितना वो मैक्सिमम टैरिफ के हवाले से वो ले सकते हैं। और पाकिस्तान और अमेरिका में कोई 5 अरब की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है और 2 अरब की इंपोर्ट है, तो 3 अरब डॉलर के एक मुल्क के लिए स्ट्रेटेजिकली अभी पाकिस्तान वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हुआ भी सही तो वो किसी दूसरे मुल्क के ज़रिए ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से वो कहलवा सकता है, डायरेक्टली नहीं। सॉरी फ़खर, टाइम कम है। फैसल, अगर दबाव आया तो फिर जाहिर है सिर्फ दबाव नहीं होगा बल्कि उसके पीछे कोई और मुतालबा होगा कि ये मुतालबा माने, वरना मैं ये इमरान खान का और पीटीआई के बारे में दबाव जरूर डालूंगा। जैसे ही आप उसका वो मुतालबा मान लेंगे जो आपके सामने नहीं होगा तो वो दबाव खत्म। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त अमेरिका के लिए? वो बतौर लिवरेज इस्तेमाल करेगा हमारे मसाइल को। ह्यूमन राइट्स के लिए क्यों करेगा वो? आपने क्या पूछा? पाकिस्तान कितना अहम है इस वक्त स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए? पाकिस्तान को वो अलाइन करके देख रहे हैं चाइना के साथ और इस अहमियत से उनके लिए बहुत अहम है। और दूसरा वो ये चेक कर रहे हैं कि चाइना को जो वो ब्रिक्स में इंडिया के इंक्लूड होने की वजह से उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी आपने देखा कि डॉलर को रिप्लेस करने की मूव इंडिया के जरिए रोकी गई है। इधर इंडिया का अपना भी वहां पर मुफाद था, लेकिन उसका ये दबाव इंडिया पर भी होगा कि वो ब्रिक्स के जरिए चाइना को। बट मैं आपसे इसलिए पूछूं क्योंकि एक ये राय पाई जाती है कि पाकिस्तान अब इररेलेवेंट हो चुका है अमेरिका के लिए, बस वो उसको छोटे मोटे लेवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा नहीं। ये सच है? इररेलेवेंट कभी भी नहीं हो सकता। अगर वो पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ देगा तो देखिए
कुछ साल बाद पाकिस्तान फिर इस तरह रहना सीख जाएगा और फिर उसके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। ग्रेट पावर्स किसी भी रीजन को, और खुसूसन हमारे जैसे रीजन को, 25 करोड़ लोगों के रीजन को अगर इग्नोर करेंगे तो ये बहुत बड़ी हमाकत होगी। फखर कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। छोटी सी बात देखें, जो ट्रंप ने ऐलान किया ना कि अफ़गानिस्तान से वो जो अमरीकी असला है उसका वापस लेना चाहता है, अगर सीरियसनेस उसने शो की कि उसने हर सूरत में असला लेना, फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान फिर उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जिस तरह यूएस फोर्सेस के विड्रॉल के टाइम पे उनको ज़रूरत पड़ी थी पाकिस्तान की, तो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सूरत में पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बड़ा अहम, पाकिस्तान हमेशा एक इम्पॉर्टेंट कंट्री रहेगा फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, फॉर व्हाटएवर रीजंस। अच्छा फैसल, ये भी कहा जा रहा था ना कि पाकिस्तान को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है अमेरिका से ताल्लुकात, ऐसी कोई ज़रूरत आप देख रहे हैं या ठीक है सब? नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त एक वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है और बहुत सी जगहें जहां पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ही लिवरेज मिल सकती है, पाकिस्तान को इंगेज करना पड़ेगा। अगर अमेरिका छोड़ दे तो छोड़ दे, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अमेरिका को छोड़ें, क्योंकि हमारा मिजाज, हमारी सोसाइटी, हमारे कानून, हमारी डेमोक्रेसी तमाम की तो वो नई डेफिनेशन क्या हो? नई डेफिनेशन क्या हो? नई डेफिनेशन ये कि आपने जो इनिशिएटिव वेस्ट ले रहा है, जो काम वो कर रहे हैं, आपने उनके साथ ताउन करना है। देखें, सीपैक से आप अगर अमेरिका को किसी तरीके से उसमें इंक्लूड कर लें, चाइना के साथ, लास्ट टाइम चाइना की आइसोलेशन पाकिस्तान ने खत्म करवाई थी, माइंड इट, याद रखें। अब भी पाकिस्तान ये रोल प्ले कर सकता है और इस तरीके से ना सिर्फ हम मजबूत होंगे। That is very interesting। चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। हमारे तज्जियाकारों की आपने तवक्कुआत और रियलिस्टिकली वो किस तरह से देख रहे हैं ट्रंप के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हुए, उनके तज्जिए सुने। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपके सवाल। वेलकम बैक। आपके भेजे गए सवालात का अपने तज्जियाकारों से जवाब जानते हैं। मज़हर अब्बास साहब, पहला सवाल आज आपके लिए है और वो ये है कि जब कराची में मुत्तहिदा का मेयर था तो आप सब गंदगी और टूटी हुई सड़कों पर बात करते थे। अब 2008 से आज तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हाल पहले से भी बुरा है, लेकिन आप लोग बात क्यों नहीं करते? वजह पीपल्स पार्टी का मेयर और हुकूमत है। देखिए, पैका का ऑर्डिनेंस अगर नाफिज हो गया तो हम बिल्कुल भी बात नहीं कर पाएंगे, वरना तो बहुत बातें होती हैं। जो भी मेयर है, और बदकिस्मती से कराची खंडरात और महल्लात का शहर है। एक तरफ खंडरात आपको नज़र आएंगे, दूसरी तरफ महल्लात नज़र आएंगे। कराची की बदकिस्मती ये रही है कि कराची तकसीम है 35% मेयर के अंडर और बाकी DHA और कैंटोनमेंट के अंडर। तो DHA और कैंटोनमेंट की सड़कों का भी वही हाल है जो कि बाकी मानदा सड़कों का हाल है। सालों सड़क जो है खुद ही रहती हैं, और ये सबसे बड़ी जो करप्शन का ज़रिया है वो यही सड़कें टूटना और सड़कें बनना। वही सड़कें जो बनती हैं वही सड़कें टूटती हैं और फिर दोबारा बनती हैं। और किसी मेयर ने, मैं फिर ये कह रहा हूँ, किसी मेयर ने कभी भी बल्दियाती इदारों में एहतसाब का कोई अमल किया ही नहीं। वही ठेकेदार हैं, वही ठेकेदार कंपनियां हैं, वही। कचरे का बड़ा स्कैंडल हुआ था ना, वाकई में इतना बड़ा गबन हुआ कचरे के उठाने के और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में, और अब क्या हाल है? एक मैं यही तो कह रहा हूँ, कोई एक थोड़ी है। आप अंडरपास उठा लें, आप फ्लाईओवर्स उठा लें, आप सड़कें उठा लें, यानी मैं तो मिसाल पहले भी मिसाल दी है कि ये कराची यूनिवर्सिटी वाली सड़क उठा लेना। सर, मुर्तज़ा वहाब कैसा काम कर रहे हैं? अगर मुर्तज़ा वहाब ये एक साल में ये सड़क बना देते यूनिवर्सिटी की, दिलचस्प बात ये है कि ये सड़क बनी और फिर तोड़ दी गई। रिपोर्ट क्या अभी भी हो रही है करप्शन वगैरह जो आप कह रहे हैं, इतना ऑडिट हुआ ही नहीं? मैं से खुद मुर्तज़ा वहाब से अगर आप पूछें वो भी यही कहेंगे, वो भी अपनी बेबसी का जो है इज़हार करेंगे। इससे पहले जो मेयर थे वसीम अख्तर साहब, वो भी अपनी बेबसी का वो करते थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। बदकिस्मती ये रही है कि किसी ने, वही KMC के अफसरान हैं, वही वाटर बोर्ड के अफसरान हैं, वही बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान हैं। मसला किसी का भी ये नहीं है कि किसी एक मिनिस्टर ने, किसी एक मेयर ने कभी भी वो पर्जिंग नहीं की जो होने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू मज़हर अब्बास साहब। अगला सवाल हमें आया है इरशाद भट्टी साहब के लिए, और भट्टी साहब आपके लिए तो सवालात के साथ बहुत सारे हार्ट्स भी बना के लोगों ने भेजे हैं, लेकिन जो सवाल हमने निकाला है वो ये है कि भट्टी साहब, आप इतने मासूम क्यों हैं? क्यों ये कभी ट्रंप, कभी आर्मी, कभी मौलाना से उम्मीद लगा के ख़ुद को और PTI को खुश करते रहते हैं? इसके आगे भी दिल था। मैडम शेख,
दिल पर भी आपका दिल जला होगा और इस पर भी जला होगा कि मुझे मासूम कहा गया है। मैडम शेख, मैडम शेख, ये साहब कौन है जिनका मैं माथा चूमूं कहीं जाकर वक्त निकाल कर? सर ये मोहसिन रियाज साहब हैं सर। अरे मेरे भाई, मेरे मोहसिन, मेरे रियाज, मेरे मोहसिन, जवाब दे दे उनको सर, जवाब दे दे उनको। मैडम शेख, थोड़ा सा एंजॉय कर लेने दे, थोड़ा सा एंजॉय कर लेने दे। पहली बात तो ये है कि मोहसिन रियाज मेरे भाई, आपने मुझे मासूम माना या मासूम होने का ताना दिया, लेकिन मैं वाकई बहुत मासूम हूँ। मैं एक वक्त तक, एक अरसे तक, बल्कि समझता रहा कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मुल्क अपने को। मैं एक अरसे तक ये समझता रहा कि हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं, और मैं एक अरसे तक समझता रहा कि आइन सुप्रीम है और सब के सब मेरे बड़े जो हैं आइन के सामने सर झुकाते हैं। और मैं एक अरसे तक समझता रहा कि पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा होती है। मैं वाकई मासूम था और अभी भी कई चीज़ों में हूँ। लेकिन जो आपने कहा ना कि अमेरिका फ़ौज, मौलाना साहब मेरे भाई, वो आपसे और मुझसे बड़े शायर ने कहा है कि पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। जब ये कोई होता है, टॉपिक आता है फॉर एग्जांपल हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उस वक्त हम तजिया कर देते हैं, वो सही भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है। अमेरिका का आता है तो हम उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि ट्रंप साहब अभी फ़ोन करेंगे और कहेंगे वेयर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इमरान खान, तो वो हम भी बता देते हैं। तो अमेरिका, फ़ौज या मौलाना साहब से मेरी ज़ाती तो कोई उम्मीद नहीं, तज्जिए में जो उम्मीद नज़र आती है उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। भट्टी साहब, वो हार्ट के साथ ये भी बता दें कि ये सवाल आप खुद से तो नहीं करवा रहे, आपकी टीम के बंदों से प्लांटेड जो इतना प्यार आ रहा है? मैडम शेख, वो जो हार्ट वाले हैं ना, जो ज़्यादा वाले हैं, वो मैं ही हूँ। लग रहा था मुझे। अच्छा जी, जोक सपाट, थैंक यू भट्टी साहब। फ़खर दुरानी साहब के लिए अगला सवाल है, और फ़खर साहब से सवाल ये किया गया है कि किस पार्टी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करना सबसे मुश्किल है? अलीना, मेरा ख्याल है कि वैसे तो तमाम सियासी जमातों के हवाले से जब भी कोई अगर ख़िलाफ़ आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो किसी भी सहाफ़ी के लिए मुश्किल होता है। ख़ास तौर के ऊपर अगर आपको साबित करना हो तो फिर उसके लिए आपको फूंक फूंक कर जो है वो रिपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन मैं इसमें दो तरह की जो रिपोर्टिंग में है वो बताऊँगा। एक तो ये है कि पोस्ट रिपोर्टिंग और एक ड्यूरिंग रिपोर्टिंग जो प्रोसेस होता है उसके हवाले से। जो ड्यूरिंग रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसमें मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून सबसे मुश्किल जमात है। एक्सेस करना उनके, चाहे वो हुकूमत में हो तो वज़रा के लिए, और हुकूमत में नहीं है तो उनके पार्टी के जो ओहदेदारान होते हैं इवन उनसे भी मौक़िफ़ लेना और उनसे जो इंफॉर्मेशन के हवाले से वो बड़ा मुश्किल काम है नून लीग के हवाले से। लेकिन जो पोस्ट रिपोर्टिंग है उसमें सबसे जो मुश्किल जमात है वो PTI है। अगर आप कोई इस हवाले से उनके कोई ख़िलाफ़ ख़बर जारी होती है तो सबसे ज़्यादा किसी सहाफ़ी को ट्रोलिंग के हवाले से PTI जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। और फिर इवन अगर मैं पर्सनली वो बताऊं तो मैंने केसेस भी फेस किए हैं और केसेस मैंने जीते हैं अपने रिपोर्टिंग की बुनियाद के ऊपर। तो ये पोस्ट रिपोर्टिंग जो है वो PTI सबसे टफ़ जमात है किसी भी सहाफ़ी के लिए, मेरे लिए नहीं, किसी भी सहाफ़ी के लिए। जिस तरह की ट्रोलिंग और जिस तरह का उनको सामना करना पड़ता है वो शायद उसके बाद कोई भी सहाफ़ी जुर्रत नहीं करता कि PTI के ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट करे। और पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि जो सबसे जो फ्रेंडली उस सेंस में कहूँगा कि आप जब भी उनसे किसी भी मौक़िफ़ के हवाले से किसी भी हवाले से रब्ता करें तो वो आपको हर टाइम अवेलेबल होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में थे तब भी और गवर्नमेंट में नहीं है तो तब भी उनकी हमेशा से वो मीडिया फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है। थैंक यू फ़खर साहब। अच्छा जी, अगला सवाल वैसे तो पैनल के लिए भेजा गया था जेनेरिक, लेकिन फैसल वड़ाइद साहब की एक्सपर्टीज़ को देखते हुए उनके सामने सवाल रखते। फैसल, पूछा गया है कि क्या गजा जंग बंदी बरकरार रहेगी? ट्रंप ने भी कहा है कि उन्हें ज़्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। हाँ, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब इनॉग्रेशन के बाद एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ये कहा कि ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, तो असल में ये सबसे ताकतवर पार्टनर इस डील का जो था अमेरिका ही था और डोनाल्ड ट्रंप थे। तो उनका बेसिकली ये फरार है इसकी जिम्मेदारी लेने से कि वो इसको ओन नहीं कर रहे। बस उनको अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए, जैसा कि आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, कि उनको बस इस चीज़ की एक ज़रूरत थी कि मैं ये शो कर सकूँ कि मैंने कुछ होस्टेजेस बैक करवाए हैं। तो बस वो उन्होंने कर दिया, इससे ज़्यादा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये सीज़फायर कायम रहेगा या नहीं,
मेरा नहीं ख्याल कि ये कायम रहेगा, क्योंकि आप देखें 2014 में भी इसी तरह की जंग हुई थी, उसको इन्होंने ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज का नाम दिया था, उसके बाद भी ये कहा गया कि ये ख़त्म होगा, फिर ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स हुआ, फिर ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन हुआ, फिर ऑपरेशन गाजा अभी चल रहा है। तो ये कभी भी किसी भी जंग के बाद सीज फायर मुश्किल नहीं होता, अभी लेबनान में भी नहीं हुआ। तो ये तो अब ताकतवर के ऊपर है कि वो इसको कैसे डील करता है। ये उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक कि यहाँ एक फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत नहीं बन जाती और उसके सपोर्ट में कोई ताकतवर मुल्क या फिर कोई अलायंस खड़ा नहीं हो जाता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी तरह से YouTube के ऊपर अपने सवालात हमें भेजते रहे, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।